वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस देखेंगे। साइंस का तीसरा चैप्टर देखेंगे। इससे पहले तीसरा चैप्टर का बुक देखे थे, बुक का पॉइंट देखे थे। आज उसी चैप्टर से जो नोट्स बनता है वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, कौन कौन सी पॉइंट्स को याद रखना होता है। देखिए, आपका चैप्टर का नाम था ऊष्मा। ऊष्मा चैप्टर में सबसे पहले तो ये समझना होता है कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है, यानी कि जो भी गर्मी जिससे पैदा होता है तो उसी को ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ पे है कि आपको ऊर्जा ऊर्जा का डिफिनीसन समझेंगे कि ऊर्जा का डिफिनीसन क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि ताप किसे कहते हैं। ये ऊष्मा और ताप में थोड़ा अंतर होता है। किसी वस्तु की ठंडा या गर्म होने की प्रकृति को मतलब ताप कहा जाता है। किसी वस्तु की ठंडा या गर्म की प्रकृति को ताप बताया जाता है। ये होता है। उसके बाद ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? ऊष्मा प्रदान करने पर वस्तुओं के आकार बढ़ जाता है, इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। आप इस चीज़ को जो है कि आप बारीकी से गौर करिएगा। जैसे कि गर्मी के समय में क्या देखते हैं कि जो घर की दीवार होता है, डूर जो होता है, वो उसका जो होता है कि ये हाइट या तो चौड़ाई जो होता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी कभार देखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई रूम का दरवाज़ा है, ठीक है, तो वो कभी कभार देखिएगा कि ज़्यादा मतलब लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब गर्मी के महीना में क्या होता है, प्रसार हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। उसके बाद ये लोहा के संबंधित जो चीज़ रहता है वो भी मेल्ट होता है, फैलता है। अब हम लोग समझते हैं ये नीचे ऊष्मा का जो प्रकार होता है, टाइप होता है, स्थानांतरण होता है। कितने तरह से स्थानांतरण ऊष्मा का हो सकता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीक़ा से हो सकता है, ठीक है। पहला जो है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि क्या होता है। ऊष्मा के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने की प्रक्रिया को ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। एक वस्तु से ऊष्मा दूसरी वस्तु में जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई लोहा के रॉड है, वो गर्म है, उसकी मदद से आप कोई प्लास्टिक का चीज़ है उसको पिघला दे रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लोहा में जो भी ऊष्मा था वह प्लास्टिक में गया, तभी प्लास्टिक का आकार बदल गया, पिघल गया। तो यही हो गया ऊष्मा का स्थानांतरण। लेकिन ये जो स्थानांतरण हुआ है ये कितने तरीक़ा से संभव हो सकता है, ये समझते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण जो है 3 तरीक़ा से संभव हो सकता है। पहला चालन विधि से हो सकता है, दूसरा संवहन विधि से हो सकता है, तीसरा विकिरण विधि से हो सकता है। चालन विधि, कंडक्शन। उसके बाद संवहन विधि, कन्वर्जन। उसके बाद तीसरा विकिरण, रेडिएशन। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, एक एक करके बारीकी से समझते हैं। और ये चालन, संवहन, विकिरण को समझने से पहले कुछ वस्तु के बारे में समझते हैं कि वस्तु किस तरीक़े का होता है। जैसे कि सुचालक, कुचालक के बारे में समझते हैं कि सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। सुचालक, देखो बाबू, सुचालक क्या होता है कि जिस वस्तु से करंट मतलब फॉलो करेगा, पास होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, सुचालक कहा जाएगा। जैसे कि लोहा में कोई ये वायर है, करंट वाला वायर अगर लोहा पे टच किया जाता है, अगर उसको कोई व्यक्ति, कोई जीव टच करता है तो उसके शरीर में क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, करंट लगेगा। तो इसे मतलब लोहा यहाँ पे क्या हो गया, सुचालक वस्तु हो गया। इसी तरीक़ा से होता है, सोना होता है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, चांदी में ज़्यादा करंट पास होता है, इसीलिए चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। पानी जो हम लोग पीते हैं वो पानी भी क्या है, सुचालक है। लेकिन पानी को देखिए गर्म कर देने के बाद क्या होता है कि उसमें छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, जीवाणु कीटाणु सब होता है, वो मर जाता है। जब गर्म पानी रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, तो उससे करंट नहीं ये पास होता है। अगर मान लीजिए कि एक कोई छोटा सा तालाब है, तालाब का पूरा पूरा पानी क्या रहेगा कि गर्म रहेगा। उसमें कोई करंट का आप वायर डाल दीजिए, उसमें कोई जानवर जाएगा या कोई व्यक्ति जाएगा, तो व्यक्ति अपना जो है उसमें कपड़ा वॉशिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पे देखिएगा कि छोटा सा कोई तालाब है या जो भी है, या टब है, टब में ही पानी है, तो उसमें देखिए कोई भी बिजली का वायर अगर उसमें डाल दिया जाता है
तो उस समय में अगर उसमें बिजली वायर में करंट रहता है तो जो व्यक्ति उस पानी को टच करता है उस व्यक्ति को करंट का झटका महसूस होता है। अब समझते हैं कुचालक। कुचालक क्या होता है? तो ये कुचालक उस पदार्थ को कहा जाता है, उस वस्तु को कहा जाता है जिस वस्तु करंट पास नहीं होता है। जैसे कि आप लकड़ी से किसी तार को टच कर देते हैं, आपको करंट लगता है? नहीं लगता है ना। तो लकड़ी क्या हो गया? कुचालक हो गया। इसी तरीके कोई प्लास्टिक के चीज़ से आप करंट को छूते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि करंट नहीं लगता है। मिस्त्री को देखिएगा कि वो जूता जो पहना जाता है प्लास्टिक वाला पहना रहता है, और ग्लव्स भी वो रबर का ग्लव्स पहना रहता है, रबर में भी करंट नहीं लगता है। तो ये सब हो गया कुचालक हो गया। हम लोग सुचालक कुचालक समझ गए। अब समझ अब समझते हैं नीचे इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सब किस तरह से पूछा जाता है। हमारे शरीर के तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यानी कि शरीर में जो तापमान है उसको फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, सेल्सियस में भी माप सकते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। जो भी ठोस वस्तु है, यानी कि वस्तु तीन तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। ठोस किसको कहते हैं? जिसका आकार चेंज नहीं होता है उसको ठोस कहा जाता है। जिसका आकार बदल सकते हैं, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया। अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप उसका हो गया, अगर पाउच में रखेंगे तो पाउच का शेप हो गया। इसी तरीके से अलग चीज़, अलग कोई भी वस्तु में रखेंगे तो उसका शेप वो हो जाएगा। यानी कि शेप तो बदलेगा लेकिन वज़न बदलेगा नहीं बदलेगा। वज़न जब नहीं बदलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? द्रव कहा जाएगा। उसके बाद गैस। गैस को अगर खोल करके छोड़ दीजिएगा तो उसका वज़न भी कम हो जाएगा और आकार उसका कोई फिक्स निश्चित रहता ही नहीं है। जिसका ना कोई आकार हो ना उसका द्रव्यमान निश्चित हो उसको क्या कहा जाएगा? गैस कहा जाएगा। तो हम लोग वस्तु के 3 अवस्था पर हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में कौन सा विधि से ये होता है ऊष्मा? तो ठोस में जो है चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब सेकेंड समझते हैं। द्रव एवं गैस पदार्थों में ऊष्मा की संवहन विधि होता है। गैस और द्रव इस दोनों में संवहन विधि होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, उसे विकिरण कहा जाता है। यानी कि देखिए, जैसे कि सूरज के प्रकाश हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमको कोई माध्यम चाहिए नहीं चाहिए ना, कि हाँ यहाँ पे एक सोलर पैनल लगाया जाएगा, पैनल के माध्यम से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, खुली आकाश के नीचे बैठिएगा तो धूप निकलता है, तो आप धूप से विटामिन डी अवशोषित कर सकते हैं, विटामिन डी मिलता है। तो आपको कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होता है, तो इसीलिए उस रेडिएशन को कहा जाएगा विकिरण विधि से हम लोग को प्राप्त हुआ है ऊर्जा। अब समझते हैं नीचे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है। देखिए, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनेगा आपको, ऊनी कपड़े हमारे शरीर को कैसे गर्म रखते हैं। ऊन ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके रेशे में हवा भरी रहती है और हवा भी ऊष्मा का कुचालक है। इस कारण यह हवा को अंदर और बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण ठंडी के दिन हम लोग ऊनी कपड़ा का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऊन कपड़ा पहनते हैं तो वो जो है हवा का एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऊन कपड़ा में क्या होगा कि बाहर का जो परत रहेगा उस पे उसको हवा को रोक कर रखेगा, अंदर नहीं इंटर करने देगा। फिर अगर जो हमारा शरीर का तापमान है उसको क्या होगा कि बाहर नहीं जाने देगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग ठंड कम लगेगा, इसीलिए ऊनी कपड़ा को ठंडी के समय में उपयोग किया जाता है और शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बेहद अच्छा होता है। अब हम लोग समझते हैं ताप बढ़ने से क्या होता है। ताप मापने की प्रचलन इकाई जो है, ताप मापने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्सियस का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई गर्मी के समय में कोई बच्चा कहता है आज कितना गर्मी है, तो कोई वहाँ पे बड़े रहते हैं या सीनियर रहते हैं जिसको इस चीज़ की जानकारी होता है, तो वो कहता है कि आज 37 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री जो भी रहता है टेम्परेचर, तो वह वेदर से देख करके उसको जानकारी देता है कि इतना डिग्री सेल्सियस है, इसी वजह से आज ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद देखिए, हम लोग और समझते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में क्या क्या बन सकता है। अपना माथा
अपने ही हाथ से छूकर हम यह अंदाज़ नहीं लगा सकते कि हमें तेज़ बुखार है। क्यों? यानी कि किसी व्यक्ति को बुखार लग जाता है तो दूसरे कोई अदर भी पर्सन रहता है तो उसका सर छूता है तो कहता है कि इतना सर गर्म है, तुम्हें तेज़ बुखार है, उसको अनुभव होता है। लेकिन जो आदमी को बुखार लगा है वो आदमी खुद से छूता है तो उसको नहीं मतलब अनुभव होते रहता है। क्यों नहीं होते रहता है? ये इसीलिए नहीं होते रहता है क्योंकि उसका पूरा शरीर का प्रत्येक भाग जो है गर्म रहता है, तो जिसके कारण उसको महसूस नहीं होता है। अगर बाहरी कोई भी आदमी रहता है तो उसका क्या रहता है, शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है, तो इसीलिए वो छूता है। जैसे ही छूता है तो उसको ये बात की जानकारी लग जाता है कि जो सामान्य ताप में रहना चाहिए शरीर, इस ताप में नहीं है, इसका ज़्यादा है। इसीलिए वो लोग जल्दी से अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इसको बुखार लगा हुआ है। इसका आंसर भी अपनी बात जैसे कहानी जैसे समझे हैं इसी तरह से लिखेंगे भी, तो यही लिखेंगे, बुखार में हमारे हाथ और माथा का तापमान लगभग समान होता है। जितना गर्म माथा रहेगा उतना ही गर्म हाथ रहेगा। इसलिए हमें अपने माथों को अपने हाथ से छूने पर माथे से हाथ में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, जिस कारण हम लोग ये नहीं बता पाते हैं। अलग अलग जीव में देखते हैं अलग अलग तापमान होता है। किस जीव के लिए नॉर्मल तापमान कितना चाहिए वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कुत्ता है, कुत्ता का सामान्य तापमान कितना होता है शरीर का, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये सब आगे आपके कोई भी क्यूज का एग्ज़ाम देते हैं, कहीं पे कोई प्रतियोगिता का परीक्षा होता है तो उस समय ये सब पूछा जाता है जनरली। बिल्ली का शरीर का तापमान क्या होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री तक होता है। उसके बाद हाथी का शरीर का तापमान जो होता है 36 डिग्री से लेकर के 38 डिग्री के बीच होता है। वहीं बात किया जाए घोड़ा का जो होता है शरीर का तापमान होता है 37.5 डिग्री से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भेड़ का जो होता है 38 डिग्री से लेकर के 39.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। खरगोश का तापमान क्या होता है, 38 डिग्री से लेकर के 39.5 डिग्री तक होता है। उसके बकरी का शरीर का तापमान क्या होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। बैल का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 38.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तोता का शरीर का तापमान देखिए, छोटा सा एक है पक्षी है लेकिन इसका शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। गोरैया, बिहार का राजकीय पक्षी जो होता है गोरैया होता है, स्पैरो, तो इसका जो होता है शरीर का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आप देखिए 2 पॉइंट, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.5 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। उसके बाद अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संवहन विधि द्वारा आती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य से जो ऊष्मा आता है पृथ्वी पर वो किस विधि से आता है, तो संवहन विधि द्वारा आता है। इसी के साथ आपका इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट ख़त्म हो गया। बाय।